में आप बता दीजिए, संक्षिप्त में बता दो कि हर अंग का क्या है, जैसे आपने आचारांग का बताया। विराट गुरु जी ऐसा क्या करते थे कि थोड़ा सा स्वाद जी पे लगा के छोड़ दो, फिर क्या होगा कि जिसको वाकई तड़प है उसका टेस्ट पाने की, वो तो कहीं ना कहीं गति कर जाएगा। और जो इतना सा टेस्ट पा करके ही रुक जाएगा, उसके लिए उतना ही काफी है। और कोई उतना सा भी टेस्ट पा करके नहीं बदलना चाहेगा, तो उनको जहाँ वही छोड़ दो। तो वो भी ऐसे ही करते थे। वो भी हमें कई सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा स्वाद देते थे और फिर छोड़ देते थे। फिर कहते थे अब अगर तड़प जाग गई उस स्वाद को पाने के बाद में, तो ये पूरा पाने के लिए चल पड़ेंगे। फिर ये पहुंचेंगे कहीं ना कहीं। तो ये जो 12 अंग है ना, ये हम इतने तरह के चरित्र है हम सब लोगों के ना। हम में से न जाने कौन वैज्ञानिक की सोच है, और वैज्ञानिक में से भी कौन इंजीनियरिंग वाला वैज्ञानिक है, कौन भूगोल खगोल वाला वैज्ञानिक है, सब अलग अलग दृष्टि वाले हैं ना। तो न जाने हम में से कौन ऐसा प्रारूप लेकर के आया है जिसको भीतर में आ, इस फिजिक्स को जानने का है, तो उसका लिए अंग दूसरा है। कोई ऐसा है जिसके भीतर बायोलॉजी को जानने का है, उसका अंग दूसरा है। अब जो बायोलॉजी का पथिक है वो यात्रा अलग तरीके से करेगा, जो फिजिक्स का पथिक है वो यात्रा अलग तरीके से करेगा। जैसे बाहर हम देखते स्टडी के अलग अलग कोर्सेज डेवलप हुए, ये क्यों डेवलप हो पाए? इतनी सारी विधाएं साइंस की क्यों डेवलप हो पाई? इतनी अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग फैकल्टीज क्यों आई? क्योंकि हम अलग अलग लोग हैं। तो हम किस टाइप के हैं हमें पहले ये देखना होगा। फिर हम जिस टाइप के हैं, हम उस दिशा में जब यात्रा करेंगे, तो ये दोनों तरह की स्थिति हमको मिलेगी, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। हर एक अंग बाह्य में अंग प्रविष्ट छुपा है, हर एक अंग प्रविष्ट से अंग बाह्य प्रकट होता है। क्योंकि जितना भी कुछ बाहर आ रहा है वो आ तो भीतर से ही रहा है। और भीतर की समझ को डेवलप करने के लिए बाहर की स्थितियां, बाहर की सूचना हमको मदद कर रही है। तो कैसे हम बाहर में अपनी फैकल्टी को ढूंढ पाते हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल से बताती हूँ। मैं जब 11th 12th में थी तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था, और मैं अकाउंटेंसी सब सीख रही थी और सीए बनना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे को बाहर एक प्रेरणा मिली, मेरे परिवार में कोई सीए है, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है, और वो लोग बहुत ब्रिलियंट है और उनकी तारीफ हो रही है। तो मुझे क्या लगा, मैं भी उस दिशा में जाऊंगी तो मेरे पापा बहुत खुश होंगे। और सबको, बच्चों को पापा के लिए बहुत होता है कि पापा कुछ बोल दे बस। तो मेरे को भी ऐसा लगता था सीए बन जाऊंगी तो पापा के लिए भी बहुत हेल्पर, और मैं अपना। लेकिन क्या हुआ, 11th 12th क्लास में जब मैं थी, तो जिन महाराज साहब के पास मैं पढ़ने जाती थी, उनके साथ बातचीत होती, और उन्होंने बोला कि तू मैथमेटिकल है ही नहीं, तू दिमाग से चलने वाली नहीं है, तू दिल से जीने वाली है, तूने ये क्या सब्जेक्ट लिया? मैं भी हैरान होती थी कि मेरे को अपनी क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता है, लेकिन मेरे को जब भी कैलकुलेशन करनी होती है मैं गड़बड़ करती हूँ। और मेरे सर भी बड़े हैरान थे जो मुझे पढ़ाते थे, बहुत प्यार करते थे। बोलते थे इस लड़की को एक क्षण में प्रोसीजर सारी समझ आ जाती है जो भी वो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद में जब भी मुझे कैलकुलेशन करनी है तो आई ऑलवेज चूक जाती। अब कोई इतनी छोटी सी बात है, तुमको जोड़ना ही है अंकों को, लेकिन मैं वहां पे गड़बड़ कर रही हूँ जहाँ जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है। तो मेरे सर भी हैरान होते हैं कि तेरे मार्क्स खाली वहां गड़बड़ हो रहे हैं, बाकी तू इतनी समझ सब रही है तो कर क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि मैं हूं नहीं ना मैथमेटिकल। मुझे तो नहीं पता था मेरी प्रकृति क्या है ज्यादा, इतनी अलग। वो तो हम कर करके ही जानते हैं ना। फिर जब वो महाराज साहब के साथ बातचीत हुई, मुझे कहा हाँ मैं तो ऐसी हूँ नहीं ऐसी हूँ। तो बोले फिर अपने अपने अनुकूल सब्जेक्ट ले। मैं इतनी हैरान हुई, मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि शायद इससे हमको कोई एक समझ आए। मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई तो आर्ट्स लिया। और ये बातें इंडिया में तो बहुत लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर आर्ट्स ले रहा है तो उनको बोलते हैं हाँ नॉर्मल स्टूडेंट है, कॉमर्स ले रहा है तो हाँ समथिंग, और जब कोई साइंस और वो ले रहा है, मैथमेटिक्स ले रहा है, तो बोलते हैं हाँ ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो ऐसी मानसिकता हमारे चारों ओर भी थी ना उन दिनों में। अब मैं कॉमर्स से आर्ट्स ले रही हूँ तो ये तो कारण नहीं है कि मेरे मार्क्स कम बने, लेकिन ये कारण है कि मेरे को समझ आ गई मेरी प्रकृति से मुझे गति करनी चाहिए, मेरा अंग कोई और टाइप का है।
लेकिन मेरे क्लासमेट्स, मेरी फ्रेंड्स, वो सब लोग बोले, टीचर्स भी बोले, पागल हुई है क्या, ये क्या, कौन कॉमर्स से आर्ट्स में जाता है, आर्ट्स से कॉमर्स में आए समझ में आता है, कॉमर्स से आर्ट्स में कौन जाता है। फिर आर्ट्स में मैंने सब्जेक्ट फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, लिटरेचर, ये तीनों सेलेक्ट किया। अब मेरी कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स बोलती है फिलोसफी, बोले तो पागल, पागल लोग, मैड लोग फिलोसोफर बनते हैं। फिर बोले मैड लोग होते हैं वो साइकेट्रिस्ट बनते हैं। फिर बोले ये संस्कृत का आज कौन पढ़ता है, मैड लोग। तो मैं बोलती हूँ अच्छा मैं पागल क्यों हूँ भैया, मैं ट्रिपल टाइम्स पागल हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे सब्जेक्ट चुने। और मैं भी हैरान हूँ, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई उस समय नहीं करी जब मैं कॉलेज में आ गई। स्कूल तक पढ़ती थी क्योंकि एक अलग तरह का उत्साह था, इंतजाज्म था कि नहीं मुझे पापा का नाम रोशन करना, डिग्री लेनी, ये बनना, वो बनना, करियर बनाना। लेकिन ट्वेल्थ के बाद में तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे दीक्षा लेनी है, साधु बनना है। अब जो साधु बनना है, और मैंने सब्जेक्ट अपने अनुसार लिए, मेरे को फिलोसफी अच्छी लगती, संस्कृत ठीक है, मेरे अपने अनुसार लिए, संस्कृत मेरे को शास्त्र पढ़ने में मदद करेगी ऐसा करके मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की है। मैं पहले हमेशा फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत करती थी, और कॉलेज में आई मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी। रोज एग्जाम देने से पहले मम्मी को बोलती क्यों मुझे भेज रहे हो, मुझे सब नहीं करना, मुझे तो दीक्षा लेनी है, सब मुझे क्यों पढ़वा रहे हो। लेकिन उनकी अपनी स्थिति थी, वो कहते थे नहीं, जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाए, सेकंड नंबर की मैं हूं, तो मेरे को दीक्षा की परमिशन नहीं मिलेगी, और जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक कॉलेज जाओ, घर पे बैठ के क्या करोगे। अच्छा ठीक है। और मैं फर्स्ट आई हूँ पूरे कॉलेज में, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ हजारों स्टूडेंट्स के बीच में। जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई, फर्स्ट टॉप पे आई, मैं भी हैरान हूँ, मुझे इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आती। कॉलेज में तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे हैं। मुझे समझ में आता है लेकिन बोलना नहीं आ रहा है, मुझे तो आइडिया ही नहीं, मैं कभी आ भी सकती हूँ फर्स्ट, लेकिन मैं फर्स्ट आ गई। मैं हैरान है मैं फर्स्ट कैसे आ गई, इतने सालों तक तो मेहनत करती थी, मेरिट लिस्ट आऊं तब तो आई नहीं, और अब क्यों आ गई। फिर मुझे समझ में आया कि कहीं ये मेरी प्रकृति के अनुकूल सब्जेक्ट है, तो मुझे इसमें कुछ गति करनी नहीं पड़ती। और मैं इतनी विचित्र थी, जब एग्जाम्स में पेपर में आते थे 10 क्वेश्चन में से 5 करो, तो मैं कहती ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता है, जब आता है इसको लिखने का क्या मजा है, जो नहीं आता उसको लिखो, जो थोड़ा कम आता है उसको लिख के रहा हूँ। तो मैं वो क्वेश्चन सेलेक्ट करती जो क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि कुछ चैलेंजिंग लग रहा है, कुछ प्रॉपर नहीं आ रहा है। जो प्रॉपर आ रहा है उसको क्या करना, तो ये तो मुझे ऑलरेडी आंसर आता है, इसको क्या लिखना, इसको टच ही क्या करना। तो मैं ऐसे उल्टे काम करती। और मैं वहां पे कॉलेज टॉप कराई। तो मुझे बाद में समझ में आया कि अपनी प्रकृति से गति करते हैं तो आदमी ठीक दिशा में जल्दी से पहुंच जाता है, और अपनी प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं तब भी नहीं होता। और ये बात आज की दिशा में भी सही है। मैं उस वेश से इस वेश में आई, इसमें भी मेरे को ये चैलेंजिंग था कि मेरी प्रकृति से गति करो। अगर मेरी स्त्री प्रकृति है तो मैं क्यों पुरुषेण साधना करने जा रही हूँ। पुरुषेण मार्ग है तपस्या का मार्ग, स्त्रीण मार्ग है समर्पण का, सेवा प्रेम का। तो मैं क्यों अलग प्रकृति में जा रही हूँ। मैं वो अलग प्रकृति में जाकर के, हाँ, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होने से बहुत लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र तो बन जाऊंगी, लेकिन मेरी प्रकृति कहीं बच जाएगी तो मैं मुक्त कैसे होंगी। तो मुझे अपनी स्थिति से यात्रा करनी है, इसके लिए मुझे कोर्स चेंज करना पड़ा। तो जैसे कॉमर्स से आर्ट्स में आई तब भी क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए, लेकिन मेरे को क्लियर हुआ मेरे लिए क्या मार्ग है। ऐसे ही उन कपड़ों से इस कपड़ों में आई तो मेरी साधना का मार्ग मुझे क्लियर हो रहा था कि मेरी साधना का मार्ग वो होना नहीं है, पुरुषायन होना नहीं है, वो स्त्री स्वभाव है, तो उसको उसी में गति करने दो। क्योंकि आपके स्वभाव में गति से आप मुक्त होते हो। आप उसके विपरीत दशा में जाते हो तो यू मेक अचीव समथिंग, बट आप मुक्त नहीं होते, निर्भर नहीं होते। तो जो निर्भर होने का मजा है वो बड़ा डिफरेंट मजा है। वो मजा सबको, बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे निर्भर होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, उनके भीतर अभी कोई बोझ नहीं आया। तो ये जो 12 अंग है ना, वो हमें खोजने पड़ेंगे, मेरा कौन सा अंग है। आप खोपड़ी आदमी हो तो आपकी यात्रा डिफरेंट तरीके से होगी। आप कर्मठ आदमी हो तो आपकी यात्रा डिफरेंट तरीके से होगी। आप बोलने वाले आदमी हो, आपकी यात्रा डिफरेंट तरीके से होगी। आप कम बोलने वाले हो, मौन रहना पसंद करते हो, आपकी यात्रा डिफरेंट तरीके से होगी। आपको अपना अंग खोजना पड़ेगा कि मेरा अंग कौन से टाइप, मैं किस टाइप का हूँ। फिर आप उस अनुसार यात्रा करो, आपको वो मार्ग मिलेगा। और हर आदमी सर्च करता है, मैंने भी तो सर्च किया, कॉमर्स में गई, आर्ट्स में आई। आप में से कितने लोगों ने जगह जगह अपने अलग अलग फैकल्टीज में अपना अलग अलग परफॉर्मेंस दिया रहेगा, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग ली होगी, फिर आपको समझ में आया हाँ मैं इस टाइप का आदमी हूँ। तो ऐसी मैंने एक मूवी देखी थी बहुत पहले, उस मूवी का नाम याद आ गया, डाइवर्जन। एंड आई लाइक दैट मूवी वेरी मच। इंग्लिश मूवी थी डाइवर्जन। उसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग फैकल्टीज के लिए परीक्षाएं होती है, फिर जो पता लगता है ये इस फैकल्टी का, कोई एक ऐसा था जो चारों में से किसी फैकल्टी का नहीं था जो उनके पास मौजूद फैकल्टीज है, और वो डाइवर्जन कर गया और उसने कुछ वो किया। मूवी मूवी के तरीके से, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मजेदार है।
तो हमें भी कई बार डाइवर्जन करना होगा, हमें जानना होगा कि हमारा क्या वे है, हमें अपना अंग खोजना होगा। और फिर जब उस यात्रा करोगे तो आपको उस टाइप के सूत्र खुलेंगे आपके भीतर, उस टाइप के सूचनाएं आपके भीतर आएगी, उस टाइप के फार्मूले आपके भीतर आएंगे। जैसे स्वामी जी बताते हैं कि स्वामी जी जब ध्यान में बैठे होते थे वहां माधोपुर आश्रम में, तो उनके भीतर महावीर का दर्शन ऐसे प्रकट हुआ। उन्होंने कभी किताबों से नहीं जाना धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, द्रव्य, गुण, पर्याय, नए सिद्धांत, उन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी स्वामी जी ने, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन थे। और फिर उनके भीतर जब पैदा हुआ मृत्यु का बोध, और वो एक दिन में सब कुछ छोड़ के ध्यान में दिशा में चले गए, तो वो जब ध्यान की गहराइयों में गए तो वो कहते हैं कि जैन शास्त्र मेरे सामने यूं खुल करके आए। मैंने किताबें नहीं पढ़ी लेकिन मेरे सामने पूरा फार्मूला आया, महावीर का फार्मूला, महावीर ने क्या बोला। और वो बड़े अपनी प्रामाणिकता से बोलते हैं कि महावीर का फार्मूला अभी पूरी तरह से लुप्त हो गया है, क्योंकि हम जो लोग हैं, हम जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, हम में से किसी की खिचड़ी नहीं पकी, मतलब कोई भी विपाक तक, कोई मुक्ति तक नहीं आया। क्यों हम मुक्त नहीं हो गए? क्योंकि हमको जो महावीर के नाम पे जो जैन धर्म पढ़ाया जा रहा है वो सही तरीके से नहीं सिखाया जा रहा, उसमें प्रॉपर विधान हमारे पास की वो लेबोरेटरी गायब हो गई, वो सूत्र का सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस गायब हो गया। इसीलिए हम लोग मुक्त नहीं हो पा रहे। पर स्वामी जी मुक्त हुए, विराट गुरु जी मुक्त हुए, इन लोगों को वो फॉर्मूला उनके ध्यान से मिला। अभी रमेश चंद जी बोल रहे थे ना, आप जो बातें बोल रहे हो वो कोई किताबों में नहीं लिखी है, शायद नई किताबें बनेगी। किताबों में क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि किताब लिखने वाले अलग तरीके के लोग थे। उन्होंने लिखी भी है तो बड़े तरीके से लिखी है कि कोई जागेगा, जैसे अपन नक्शों पे कोई चलेगा तो उसके लिए नक्शा हर जगह पे अलग अलग मार्ग खोलेगा, लेकिन कोई नक्शों को पकड़ के बैठ जाएगा तो क्या होगा। तो हमको क्या सिखाया गया, मैं बहुत इस दिशा इसके लिए मतलब खेद व्यक्त करती हूँ कि धर्म के क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं उनको किताबें पकड़ा दी जाती है, शास्त्र रटवा दिए जाते हैं और शास्त्रों का रिपीटेशन करना और फिर प्रवचन करना, बस यहीं तक कि उनकी साधुता में वो रिमार्किंग हो जाती है कि भाई ये अच्छे वक्ता हो गए, अच्छे विद्वान हो गए, किताबें पढ़ ली, ये डिग्रियां हासिल कर ली। वो कुछ भी नहीं, हमको गलत दिशा में ले जाया गया, पूरी तरह से भटका दिया गया। भटकन भी अच्छी है लेकिन भटकन है ये समझ आ जाए तो, और नहीं समझ आए तो भटकन तो बड़ी खतरनाक है। और सारे भटके हुए हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन ये मैं अपने अनुभव से और अपनी खेद व्यक्त कर रही हूँ कि साधु बन के इतने सालों तक इस मार्ग में रह के भी भटके हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनको फॉर्मूला नहीं पता, और अपने अंग की जानकारी भी नहीं, और वैसा एक्सपोजर भी नहीं, और प्रयोग करने के लिए सुविधाएं और स्वतंत्रता भी नहीं, और प्रयोग करने की पहली बात तो जिज्ञासा और आकांक्षा भी नहीं। तो जो स्थितियां देखती हूँ समाज की, तो आई एम वेरी, मतलब बहुत शोक होता है। और मैं जानती हूँ कि लोग मेरे बारे में बोलेंगे भी आप खुद तो नहीं भटके हुए, आपने कपड़े बदल लिए, आप हमको क्या मार्ग दे रही हो। पर उनके लिए कपड़े बदलना संन्यास का अर्थ होता होगा, मेरे लिए तो कपड़े से संन्यास का संबंध नहीं है। मेरे को तो ऐसे जागृत पुरुष का सहयोग मिला तो उनके साथ रहना मेरे लिए सौभाग्य है। और उनके साथ रहने के लिए अगर समाज से इज्जत जाती है, नाम जाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ लोग कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोलते हैं, बट मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को जो मिला वो एक जागृत आगमिक पुरुष का साथ मिला, और उनके साथ रह करके मेरी कुछ यात्राएं हो रही है। तो बाकी लोगों की दशा में मैं, तो अपना अंग खोजना पड़ेगा, अपना टाइप खोजना पड़ेगा। जब अपना अंग खोज लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी यात्रा क्या है। पता है किसका हृदय अंग है? उसको ज्ञाता धर्म पैदा होता है, ज्ञाता धर्म कथा, और वो एक अलग ही स्थिति है। ज्ञाता धर्म कथा एक माँ की स्थिति है, माँ के स्तन से दूध आता है वैसी स्थिति है। लेकिन अभी बिल्कुल डिफरेंट है, मैं इतनी बातें बोलूंगी तो गड़बड़ होगा। मैंने थोड़ी सी बात बोल दी, अब इनमें से कोई चलेगा उसको मजा आएगा, उसको आगे के रास्ते खुल जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे स्वामी जी को मैं बार बार पूछती हूँ कि आपके ऊपर से फार्मूला उतरा, आपको महावीर का फार्मूला मिला, आप मुझे बता दो। स्वामी जी बोलते बताना गड़बड़ हो जाएगा, तुम चलोगी तो तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम चलो तुम्हारे लिए मार्ग खुलता जाएगा, चलने से मिल जाएगा, और मैं बता भी दूंगा तो कुछ होएगा नहीं। ऐसा ही मैं भी आज कह रही हूँ कि कुछ बातें बोल भी देंगे तो कुछ होएगा नहीं। हाँ, इतनी सी बात इसलिए बोल दी है कि एक सीरा मौजूद है, हाँ दरवाजे खुले हैं, हाँ एंट्री पॉसिबल है, हाँ आगे बढ़ा जा सकता है, हाँ मुक्ति आज भी संभव है। ये बात मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सामने ऐसे लोग हैं जो मुक्त है। तो मैं अपने अनुभव से ये बात बोल रही हूँ, अनुभव में मुक्त पुरुष के साथ का अनुभव। तो पॉसिबल है, जब है तो फिर हम क्यों चुके। नहीं, विवेकानंद बोलते थे कि अगर वो जगत पिता ईश्वर मेरा पिता है तो मैं अपने पिता से मिले बिना कैसे रह सकता हूँ। और ये जो नरेंद्र की
ये जो जिज्ञासा थी, ये जो आकांक्षा तीव्रता थी, जिसको उसने नरेंद्र को विवेकानंद की स्थिति तक लाया, वो भी कितनी मजेदार बात है कि अगर पिता है, मौजूद है, तो मैं मिल क्यों नहीं सकता, अगर ईश्वर मेरा पिता है। तो वो जो लाइन है, मैंने तो किताबों में पढ़ी है, लेकिन मैं ये बात अनुभव से बोल रही हूँ कि हाँ, मुक्ति पॉसिबल है। मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। द्वादशांगी है, दृष्टिवाद है, कहीं लुप्त नहीं हुआ है। लेकिन सो कोई जो समाज है, जो हम साधु समाज, श्रावक समाज देख रहे हैं, वो देख के दुख होता है, क्योंकि भटका भटके को रास्ता दिखा रहा है, तो दोनों भटक रहे हैं। बोलते हैं ना, अंधा अंधे ठेलिया दोनों खूब पड़न, वो देख के खेद होता है। पर हाँ, इसमें से कोई निकल जाए तो मजेदार बात है। निकल जाए मतलब खुद के लिए जाग जाए, खुद की यात्रा में निकल जाए, तो मजेदार बात है। और उसके लिए फिर कुछ भी दाव पे लगाना पड़े, कॉमर्स से आर्ट्स लिया तो लोग बोले ना, अभी भी लोग बोले ना कि कपड़े बदल ले। लेकिन आई नो कि क्या मैं अपनी प्रकृति से गति करूंगी तो मुक्ति होएगी, दूसरी प्रकृति से कैसे जा सकते हैं, है ना। और प्रकृति को समझने के कई अलग आयाम है, जैसे हमारे अभी 12 अंगों की बात कर रहे हैं। किसी लोगों ने 4 वर्णों से बातें करी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ये भी खुद की प्रकृति को समझने के मार्ग है। क्या उससे उसकी फिर अलग अलग साधनाएं हैं, क्षत्रिय की अलग साधना, ब्राह्मण की, वैश्य की, शूद्र की। सबकी साधनाओं के मार्ग अलग अलग दिए समाज में। ये सब व्यवस्थाएं उन्होंने दी, जिनकी आंख थी, जिनकी आंख खुली थी। तभी तो उन्होंने बताया क्या आयुर्विज्ञान है, क्या अंतरिक्ष विज्ञान है। उन लोगों ने तो भीतर से देख के जाना है ना। तो प्रविष्ट से अंग बाह्य ज्ञान निकला है। और अंग बाह्य से हम अंग प्रविष्ट में आ जाए, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वहीं से तो यात्रा कर सकते हैं। कैसे आए, अपना टाइप खोजना पड़े, अपना अंग खोजना पड़ेगा। मेरा कौन सा अंग ज्यादा सक्रिय है, वैसे तो सारे हैं, लेकिन कौन सा अंग ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा सक्रिय है। तो इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, फिर अपनी बात पूरी करती हूँ। आप जब लोगों से मिलते हैं, हम में से हर आदमी जब किसी से भी मिलता है तो कुछ ना कुछ ग्रीट करता है ना। अब ग्रीटिंग की टाइम में हमने देखा, कई लोग ग्रीटिंग ऐसे हाथ जोड़ के कर रहे हैं, कई लोग हृदय पे हाथ रखते हैं और सिर झुकाते हैं, और कई लोग ऐसे ग्रीट कर रहे हैं, कई लोग नाभि से झुक रहे हैं। हमने जापानीज तो देख, वो नाभि पे हाथ लगा के झुक रहे हैं। तो वे लोगों का अंग ये वाला सक्रिय होएगा। अभी अनजाने में भी हो रहा है, अभी हमें पता भी नहीं कि क्यों हम जब किसी को मिलते हैं तो हमारा हाथ खोपड़ी पे जा रहा है, क्योंकि हम खोपड़ी वाला आदमी है। हमारी खोपड़ी डेवलप हो गई है, हम इसी में ज्यादा जी रहे हैं, तो खोपड़ी से प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जिनका दिल अभी संवेदन ले रहा है, ज्यादा रिसेप्टिव है, ओपनिंग है, तो वो लोग प्रणाम करते हैं ऐसे दिल से, दिल पे हाथ जाता है। बाय चांस दिल पे हाथ जा रहा है, कोई सोच के थोड़ी दिल पे हाथ लगा के प्रणाम कर रहा है, लेकिन उनका ऑटोमेटिक दिल पे आ जा रहा है, मतलब उनका यहाँ पे कोई अंग है, यहाँ से उनका कोई मार्ग है। अब ये मार्ग वाले जो साधना विधियां है उसमें वो जाए तो गति हो जाएगी। जैसे देखो कितने लोगों को है जिनको भजनों से, भक्ति से, संगीत से उनकी यात्रा हो जाती है, पर कितने लोग उनका संगीत कनेक्ट ही नहीं करता। कितनों को पेंटिंग कनेक्ट करती है, कितनों को पेंटिंग कनेक्ट ही नहीं करती। तो हमारी कहाँ प्लगिंग होएगी? वी हैव टू नो कि हम कहाँ से प्लगिंग को प्राप्त करेंगे, वहां से हमारी एनर्जी जनरेट हो जाएगी और फिर वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिल जाएगी। जय हो।